हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र रघुवंशी, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स या जैव अणु। इसे हम बायो केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। बायो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से पीएटी में, बीएचयू पीएटी में, आईसीआर में, सभी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पीएटी मेनली एमपी पीएटी की हम बात करें तो कभी कभी इसमें 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे ध्यान से और बहुत सरलतम तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कई 12th में भी हैं, तो ये 12th का भी टॉपिक है, तो 12th में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 12th के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब इस चैप्टर का नाम बायो केमिस्ट्री क्यों है, पहले हम थोड़ा ये जनरल बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आया, बायो इधर जैव। बायो का मतलब होता है, या जैव का मतलब होता है जो जीवित होते हैं। जीवित कौन होता है? या तो प्लांट्स, ठीक, या ह्यूमन या एनिमल्स जो रहते हैं वो क्या है, जीवित होते हैं। तो ह्यूमन में, प्लांट्स में, या जो एनिमल्स हैं, पौधे, जीव जंतु हो गए या मानव हो गए, इन सब में जो केमिकली कंपाउंड पाए जाते हैं, जो रासायनिक रूप से कंपाउंड पाए जाते हैं, उनकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं। मेनली हम कौन कौन सी चीज़ों की इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने वाले हैं, प्रोटीन की बात करने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करने वाले हैं, विटामिन की बात करने वाले हैं, और तेल वसा की बात करने वाले हैं, ऑयल फैट की बात करने वाले हैं, सोप की बात करने वाले हैं। इसमें हम कुछ एंजाइम वगैरह देख लेंगे, अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर देख ही लेंगे, हार्मोन्स वगैरह जो भी हैं उनकी भी स्टडी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फिर भी मैं जनरली आप देख लेते हैं हम कहाँ पे ये मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है मेनली हम जो गेहूँ, जो बीट्स रहता है, पोटैटो होता है, राइस होता है, चावल होता है, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मेनली। प्रोटीन अपना जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो शरीर है हमारा जो बना हुआ है, बाहर की जो स्किन वगैरह है और दालें वगैरह जो रहती हैं वो प्रोटीन का मेन सोर्स होती हैं। इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए आरएनए होते हैं, हमारे हेरिडिटी कैरियर होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ठीक, ये न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे, डीएनए आरएनए। विटामिन जो रहते हैं वो हम फल सब्जियों से लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह से लेते हैं, हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है। फिर ऑयल और फैट तो आप जानते ही हैं, और सोप आप जानते ही हैं। इसको हम ये चैप्टर में ये सारे कंटेंट की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और 12th में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन क्या है, फिर अपन इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंपाउंड है, पहले से जो मानता चली आ रही है वो क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक। दूसरा, इसमें ये माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इनका नाम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों है, क्योंकि ये कार्बन के क्या है, हाइड्रेट्स हैं। मतलब कार्बन है और इनमें हाइड्रेट्स मीन्स होता है जल या वाटर। इनकी जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है CxH2O। ये इनका जनरल फार्मूला है। एक्स और वाई क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं, 1 2 3 ये नंबर होते हैं। तो ये कार्बन के क्या है, हाइड्रेट्स हैं। दूसरी, इनमें इनमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 2:1, सेम एज वाटर के जैसा ही ये कार्बोहाइड्रेट में ये परसेंट रेशो रहता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स बोला जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की ये जो डेफिनेशन है, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक। ये ओल्ड डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ऐसा सभी कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हों वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो सकते। इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं, जैसे मैं आपको एक्सेप्शन में बता देता हूँ, अब बाद में बता देता हूँ। जैसे कि बात कर लें एग्जांपल के तौर पे, हम बात कर लें फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है CH2O, ठीक।
तो ये क्या है, इसका फार्मूला कैसे मैच करता है, इससे मैच करता है। एक्स की जगह आप 1 मान लो, वाई की जगह क्या मान लो 1 मान लो, इससे मैच करता है। लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सेकेंड और एक्सेप्शन आप देखना चाहें तो जैसे कि क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका भी आप फार्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 और वोल्ट ट्वाइस। तो ये भी इससे, ये दोनों फार्मूले इससे मैच करते हैं। लेकिन ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक। और भी लैक्टिक एसिड वगैरह भी इसके एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो ओल्ड डेफिनेशन थी, ये ओल्ड डेफिनेशन आजकल क्या है, अमान्य कर दी गई है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का नाम हम अभी भी क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स के उससे लेते हैं। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो मॉडर्न डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने कंपाउंड है। इनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान देना है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन होता है क्या, तो नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि ये इनमें कार्बन पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आधुनिक परिभाषा जो रहती है उसकी बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है, आप पहले उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मॉडर्न डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। मॉडर्न डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन and those compound which on hydrolyze gives their ये इसकी क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाशिक रूप से सक्रिय ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक। और ऐसे यौगिक जो जल अपघटन करने पर ऐसे यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है उनका निर्माण करते हैं। तो ये डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन। पॉलीहाइड्रोक्सी ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, और ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, और प्रकाशिक रूप से क्या है, सक्रिय है। प्रकाशिक रूप से सक्रिय का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के, फिर आपको क्लियर बात समझ में आएगी। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप जनरली जानते हो वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखें तो होता है CHO, और इसमें OH ग्रुप पाए जाते हैं। कितने OH ग्रुप पाए जाते हैं, 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं। 5 इसमें क्या मिलते हैं, OH ग्रुप मिल जाते हैं इस टाइप से। तो ये क्या होता है, ये ग्लूकोज है और ये कार्बोहाइड्रेट है। डेफिनेशन से हम देखें तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसमें। अब इसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है किरल कार्बन। ये किरल कार्बन क्या होता है, जैसे कि ये जो कार्बन है वो किरल कार्बन है, इसको हम स्टार से दर्शाते हैं। किरल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे ये H है, ये OH है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये पूरा एक अलग है। तो ये जो कार्बन है वो किरल कार्बन है, इसमें किरल कार्बन पाए जाते हैं, ठीक। तो जिसमें भी किरल कार्बन पाया जाता है ऐसा कंपाउंड जो रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्रकाशिक सक्रिय होता है। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट जो रहती है, समतल ध्रुवीय प्रकाश जो रहता है, प्लेन पोलराइज लाइट
हम 11th में पढ़ चुके हैं, कई स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा, हम पढ़ने वाले हैं इस बार और में देखने वाले हैं। आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इनमें किरल कार्बन होता है, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट रहता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश है, उसको रोटेट कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं, या तो घड़ी के कांटों की दिशा में या विपरीत दिशा में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उसके आधार पर इनको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो ये किरल कार्बन, इसमें एक किरल कार्बन ये होता है, एक किरल कार्बन ये होता है, एक ये होता है, एक होता है। टोटल किरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है और एल्डिहाइड है, इसलिए ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा इसका जो फेमस एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज देख लेते हैं। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, C6H12O6, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज चेंज है, CH2OH, ये OH तो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है CO ग्रुप। CO ग्रुप मतलब होता है ये कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप। ठीक, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और इसमें OH की संख्या उतनी रहेगी। बस किरल कार्बन इसमें क्या है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो ये इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप। CO ग्रुप जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप होता है। CHO ग्रुप जो रहता है उसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसमें किरल कार्बन हम देखें तो किरल कार्बन कितने होते हैं, 3 किरल कार्बन। ठीक, तो ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये क्या है, कीटोज होता है, और ये क्या होता है, एल्डोज भी बोला जाता है इसको। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट की आपने क्या देखा है, मॉडर्न डेफिनेशन की बात की है। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, कीटोन हो, और दोनों क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम देख चुके थे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन क्या होती है वो आपने देख ली थी। उसके एग्जांपल भी देखे थे आपने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसके एग्जांपल देख लिए थे। ग्लूकोज जो रहता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज जो रहता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और एक में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एक में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये जनरल डेफिनेशन हमने कार्बोहाइड्रेट की देख ली थी, जो कि मॉडर्न थी। अब हम बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट का। क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है कार्बोहाइड्रेट का, वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम एक एक करके इसकी बात करेंगे, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और यही वो क्लासिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, 12th में भी इसको पूछ लिया जाता है, और इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और आपको इसको नोट करना है। तो पॉलीहाइड्रो, ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करके मतलब इनको, और आप इनको तोड़कर या किसी से रिएक्शन करा के और छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, तो फिर से हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, ठीक, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों काय के अंतर्गत आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जांपल अपने को याद करना है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फिर से फर्दर क्या नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जिनको तोड़कर हाइड्रोलाइज करके और छोटी यूनिट हम नहीं बना सकते, छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। सेकेंड नंबर पे आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करके
ऐसे ओलिगोसैकेराइड होते हैं जिनकी वाटर से रिएक्शन आप कराओगे, H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये 2 से लेकर कितने 10 मोनोसैकेराइड यूनिट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ठीक, अब ओलिगोसैकेराइड को भी कई भागों में क्लासिफाई किया गया है। इनमें आते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। अब इनके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि ऐसे डाइसैकेराइड की हम बात करें तो इसके जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज इम्पोर्टेंट है, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मीन्स नाम से समझ में आ रहा है जिनको तोड़कर, जिनको हम हाइड्रोलाइज करके, जिनका जल अपघटन करके 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम डाइसैकेराइड। सुक्रोज आप जैसे देखते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है इसको तोड़कर, माल्टोज को तोड़कर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, और लैक्टोज को तोड़कर हाइड्रोलाइसिस करके हमें 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त हो जाते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, ऐसे लैक्टोज से, लैक्टोज का में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये डाइसैकेराइड होते हैं। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनको तोड़कर हम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम डाइसैकेराइड। फिर हम बात करें किसकी, ट्राइसैकेराइड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राइसैकेराइड का मतलब है जिनको तोड़कर हम क्या बना सकते हैं, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बना सकते हैं। इसमें कौन आता है, रेफिनोज आता है। ये एग्जांपल आपको याद करना है। रेफिनोज से ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है, ये तीनों बन जाते हैं। ऐसी टेट्रासैकेराइड हो सकता है, पेंटासैकेराइड हो सकता है। तो ये क्या होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन जो था कार्बोहाइड्रेट को हो गए ओलिगोसैकेराइड। ठीक, ओलिगोसैकेराइड के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो रहते हैं इनमें क्या होता है, इनको तोड़कर हम मोर देन 10 से लेकर, मोर देन हाइड्रोलाइज करेंगे तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें प्राप्त हो जाएगी। कितनी, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें प्राप्त हो जाएंगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे मोर देन 10 यूनिट प्राप्त हो जाएंगी मोनोसैकेराइड की, उन्हें हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल फिर से इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, ठीक, दूसरा सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम। स्टार्च आप जानते ही हो, जो पोटैटो वगैरह रहता है, राइस जो रहता है स्टार्च का मेन सोर्स है। सेलुलोज जो पेड़ पौधे की पत्तियां जो रहती हैं, ठीक, स्टेम रहता है, उसकी लीव्स रहती हैं, वो सेलुलोज होता है। डाइजेशन हमारे अंदर नहीं होता है, डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में पाया जाता है, गम जो रहता है वो प्लांट सोर्स से मिलती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है काय का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आप इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसका क्लासिफिकेशन को आप एक बार नोट करें, और नोट करने के बाद इनकी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करके 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त हो सकती हैं। पॉलीसैकेराइड को तोड़कर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें प्राप्त हो सकती हैं, और इनके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो चलिए अब वो देख लेते हैं हम। आप ये एग्जाम्पल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये उनको बहुत ही ज़्यादा उससे याद करना है आपको। और एग्जाम्पल अगर आपको याद है बायोकेमिस्ट्री में ये, तो आगे के जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो भी इजी हो जाएगा। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेस्ट, स्वाद के आधार, स्वाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वाद के आधार पर शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। दोनों को देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होते हैं शर्करा,
मीन्स शुगर, ठीक। ये हो गया शर्करा। और दूसरा जो रहता है वो रहता है अशर्करा, नॉन शुगर, अशर्करा, अशर्करा, नॉन शुगर, नॉन शुगर, नॉन शुगर। ये दो भागों में इसको क्लासिफाई गया है। अब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, शुगर, शुगर को आप एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना चाहें तो शुगर क्या होती है, घर में रखी हुई शुगर, ठीक। ये क्या हो गई, शुगर हो गई। दूसरा हम अशर्करा की बात करें या नॉन शुगर की बात करें, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, नॉन शुगर मतलब जो क्या है, घर में रखा हुआ आटा, ठीक, वो नॉन शुगर में जाएगा। अब इसकी क्या क्या तीन चीज़ें इसमें मैंने आपको देखना है। नंबर एक, स्वाद के आधार में बात चल रही है तो ये क्या होंगे, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में कैसा होगा, मीठा। दूसरा दूसरी बात होगी इसमें सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील, जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। तीसरे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टली, क्रिस्टली मतलब ये दानेदार, घर में रखी हुई शर्करा आपने देखी होगी। तो ये क्या होते हैं, शर्करा होते हैं। शर्करा में तीन बातें मेन याद रखना है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, दानेदार होते हैं। मेन चीज़ है इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आप मोनोसेकेराइड आप याद कर ही चुके हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मतलब कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। दूसरा डाइसेकेराइड के इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट। डाइसेकेराइड में कौन कौन आ जाएंगे, सुक्रोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, शुगर हो गए। शुगर शर्करा क्या किसको बोलेंगे, टेस्ट में कैसे हो, स्वीट हो, मीठे हो, सॉल्युबल इन वाटर हो और क्रिस्टलाइन हो। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड, और दूसरे क्या हो जाते हैं, डाइसेकेराइड। अब इधर अगर हम बात कर लेते हैं अशर्करा की बात कर रहे हैं। अशर्करा में ये क्या होते हैं, टेस्टलेस, टेस्टलेस होते हैं, ये स्वादहीन, स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता, घर में रखा हुआ आटा आप चेक करके देख लो। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में क्या होते हैं, ये अघुलनशील, और ये क्या होते हैं, एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय होते हैं। मैं फिर से वही इसके एग्जाम्पल में आप याद कर लें, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मीन्स, पॉलीसेकेराइड अभी आपने एग्जांपल याद किए। एग्जांपल में क्या देखा था पॉलीसेकेराइड में, इसमें आ जाता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा क्लासिफिकेशन आपने देखा है, सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन है ये। इसमें आपने देखा क्या, एक तो शर्करा और एक अशर्करा। इसे आप नोट करें, नोट करने के बाद हम अगला इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम रिडक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, ऑन द बेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन है ये, कार्बोहाइड्रेट का थर्ड क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन, चयन के आधार पर, अपचयन के आधार पर, अपचयन के आधार पर क्लासीफाई करें हम तो ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये भी दो प्रकार की शर्करा या दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। इनमें नंबर एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, अपचयी शर्करा,
रिड्यूसिंग शुगर अब चायक शर्करा, ठीक। और एक होते हैं अनपचायी शर्करा, अनपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नंबर 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनपचायक शर्करा। दूसरे होते हैं अनपचायक शर्करा। अब ये अपचायक और अनपचायक शर्करा क्या होती हैं, जरा आप इसको समझें। हम बात करेंगे मेन 3 रिएजेंट होते हैं, 3 रिएजेंट की बात करेंगे। एक होता है टोलिन रिएजेंट, एक होता है फैलिंग रिएजेंट, ठीक। एक होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट, तीन रिएजेंट हैं। इन तीनों रिएजेंट क्या क्या होते हैं ये हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इनके केमिकल फार्मूले क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। ये तीनों रिएजेंट जो रहते हैं वो ये होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होते हैं ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक मतलब ये ऑक्सीकृत कर देते हैं किसको, शुगर को। तो किसी भी शुगर की रिएक्शन हमने इससे कराई, किसी भी शुगर की, तो शुगर का क्या होता है, शुगर क्या कर देती है, ये शुगर इनको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, मान लो ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज का फार्मूला आप देखेंगे, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, ये होता है इसमें एल्डिहाइड होता है। तो ग्लूकोज जो रहेगा इनसे रिएक्शन करने के बाद ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब है ग्लूकोज का ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनमें से किसी से भी आप रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कोई भी शुगर हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनमें से किसी से भी रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के जो शुगर है वो क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। शुगर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, अपचयन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। और ये जो रिएजेंट रहते हैं इनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इनका क्या होता है, रिडक्शन। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये शुगर जो रहती है, ये शुगर ने क्या कर दिया है, इन टोलिन, फैलिंग और बेनेडिक्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, उनका ऑक्सीडेशन कर देती हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसी शुगर जो इन सबका इनका क्या कर देती हैं, रिडक्शन कर देती हैं। इनका क्या कर देती हैं, रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन करती हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज होती हैं और इनको क्या कर देती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो ये रिडक्शन हो जाता है, इनका रिडक्शन होता है, इनका अपचयन होता है। तो ऐसी शुगर जो इनका रिडक्शन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपचयी शर्करा कहलाती हैं, ठीक। और जो शुगर इनका रिडक्शन नहीं कर पाती हैं, इन सब का रिडक्शन नहीं कर पाती हैं, ये टोलिन का, फैलिन का, बेनेडिक्ट का रिडक्शन नहीं कर पाती हैं, ऐसी शर्करा कहलाती हैं, अनपचयी शर्करा कहलाती है, ठीक। तो क्या हो जाता है, इसमें मेन चीज़ वही है, एग्जांपल मेन चीज़ है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, इसके एग्जांपल देखना है। रिड्यूसिंग शुगर में आप देखेंगे एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, इसमें आ जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ, मोनोसेकेराइड, सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड तो है, लेकिन इसमें सुक्रोज डाइसेकेराइड है, लेकिन सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है।
सुक्रोज क्या नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है। ठीक, अपचयी शर्करा नहीं होती है। कौन नहीं होती है? सुक्रोज। मोनोसेक्राइड सभी हैं, जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, डाइसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज को छोड़कर ये काय में आती हैं? रिड्यूसिंग शुगर में आ जाती हैं, अपचयी शर्करा में आ जाती हैं। अनपचयी शर्करा में कौन कौन सी आ जाएंगी? अनपचयी शर्करा में आ जाएंगे एक तो सुक्रोज और दूसरा सभी पॉलीसेकेराइड ये सब काय में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे काय में? अनपचयी शर्करा में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपने ये देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो अभी पहला लेक्चर जो हमारा था, इस पहले लेक्चर में हमने जो बात की है वो क्या बात की है? ये बात की है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, ये आपने देखा। दूसरा फिर हमने इसका क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ये क्लासिफिकेशन, इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें कि आगे तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ठीक, दूसरी बात हमने इसमें जो बात करी है, अगला जो क्लासिफिकेशन देखा आपने वो देखा टेस्ट के आधार पर, एक शुगर होते हैं और एक नॉन शुगर होते हैं, और एक क्लासिफिकेशन देख दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, अपचयन के आधार पर। इसमें आपने देखा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपचयी शर्करा और अनपचयी शर्करा। ठीक, आप आगे अगला जो लेक्चर जो हमारा रहेगा, इसके आगे हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड से। जो हमने पहले क्लासिफिकेशन किया था उसमें मोनोसेक्राइड में मेनली हम बात करेंगे ग्लूकोज की। हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखेंगे और फ्रक्टोज की बात करेंगे। फिर आगे हम डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसमें आप में केमिस्ट्री में बस 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है, लेक्चर वाइज आपको इसकी स्टडी करना है, और जो आपको आज पढ़ा दिया है वो कल आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। आप सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं। ठीक, आप इनको पहचानें। अभी हम ये टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में समथिंग बता दूँ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।